हेलो दोस्तों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल नीलकमल के क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच में आए हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे दो बलों का परिणामी कैसे निकालते हैं। तो दो बलों का परिणामी देखेंगे कैसे निकालेंगे। दो बलों का परिणामी, देखिए होता क्या है कि अगर दो बल एक ही दिशा में लगे हों, ध्यान से सुनिएगा, यदि दो बल एक ही दिशा में हो, मान लेते हैं एक बल F1 इधर ही है और दूसरा F2 इस साइड में है। अगर दो बल एक ही दिशा में हो तो इनका जो परिणामी होगा, इनका जो परिणामी होता है वो क्या होता है, इन दोनों के जोड़ के बराबर होता है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन दोनों के जोड़ के क्या होगा, बराबर होगा। इतनी बात समझ आई। अगर दो बल एक ही दिशा में लग रहे हो तो इनका जो परिणामी होता है इन दोनों के जोड़ के क्या होगा, बराबर होगा। दूसरी बात आते हैं कि अगर दो बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो, मान लेते हैं एक बिंदु है, इस पर F1 इधर लग रहा है, याद रखिएगा इसका, अगर एक बिंदु है उस पर F1 इधर ही लग रहा है, F2 इधर ही लग रहा है, तो दोनों का रिजल्टेंट जो होगा, परिणामी जो होगा, उन दोनों के जोड़ के क्या होगा, बराबर होगा। अगर कोई बिंदु है उस पर क्या हो, F1 इधर की ओर लग रहा है और F2 इस साइड में लग रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का परिणामी जो होगा, इन दोनों का जो परिणामी होता है वो क्या होगा, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे। या तो F1 माइनस F2 कर लें या F2 माइनस F1 कर लें, मतलब जो बड़ा होगा उसमें से क्या कर देंगे, छोटे वाले को घटा देंगे। तीसरी बात आती है कि अगर दो बल किसी बिंदु पर थीटा कोण पर हो तो उनका परिणामी क्या होगा। अगर मान लेते हैं एक बिंदु ये है, F1 इस साइड में लग रहे हैं और इस पर F2 इस साइड में लग रहे हैं, तो इनके बीच का कोण क्या होगा, थीटा होगा। तो सदिशों का नियम पढ़े थे, तो क्या पढ़े थे हम लोग, तो इनका परिणामी जो होगा, परिणामी जो होगा क्या होगा, F जो होगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा होता है, cos थीटा। इतना कर लीजिए, फिर इसको बताते क्वेश्चन कैसे आएगा। अगर दो बल एक ही दिशा में किसी बिंदु पर लग रहे हो तो इनका परिणामी क्या होगा, इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। अगर किसी बिंदु पर F1 इस साइड में लग रहा हो, F2 इस साइड में लग रहा हो, तो इनका परिणामी जो होगा, इन दोनों के जो बड़ा होगा उसमें छोटे वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे, इनके यानी कि अंतर के बराबर होगा। यदि दो बल एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो इनका परिणामी जो होगा, F जो होगा, F कड़ी में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। सदिश वाले में पढ़े होंगे कि जब दो वेक्टर एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका परिणामी क्या होता है, इसके फार्मूले के बराबर होता है। ठीक है, तो कर लेते इतना, चलते आगे फिर क्वेश्चन को। हो गया, चलिए आज अब पढ़ते हैं इसको क्वेश्चन। इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं देखते हैं। इधर क्वेश्चन लिखते हैं और इधर बताते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्या, 2 कूलम व 4 कूलम के दो बिंदु आवेश, क्वेश्चन है 2 कूलम व 4 कूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर है, इनके बीच में कोई आवेश रख दिया जाता है, तो आवेश पर
लगने वाला परिणामी बल ज्ञात कीजिए। परिणामी बल ज्ञात कीजिए, बल ज्ञात कीजिए। और यह भी बताइए कि चार कूलाम आवेश पर कितना बल लगा है। 4 कूलाम पर लगा बल बताइए, लगा बल बताइए कितना बल लगा, सॉरी कितना बल लगा लिख लेते हैं, कितना बल लगा है। चलिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है, देख कैसे होता है। कह रहा है कि 2 कूलाम और 4 कूलाम के 2 बिंदु आवेश, तो 2 कूलाम है और 4 कूलाम के 2 बिंदु आवेश है, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। कितना दूरी पर है, एक दूसरे से कितना दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर रखे गए हैं। कह रहे हैं इनके बीच में, इनके बीच का मतलब होगा एकदम बीचों बीच, इनके बीचों बीच ये टोटल लंबाई कितनी थी, 2 मीटर की थी। कह रहा है इनके बीचों बीच में कोई आवेश रखा गया, इन पर लगा परिणामी बल ज्ञात करना है, यही बताना हमको। देखिए पहले करते क्या है, देखिए होता क्या है, एक बात और भी ध्यान से बताते हैं, ध्यान सुनिएगा। चलिए बताते हैं इस बात को। ये भी देखिए दोनों प्लस हैं, देखिए इसके कारण इस पर लगने वाला बल क्या होगा, मान लेते हैं इसके कारण लगने वाला इस पर बल है F1 और इसके कारण इस पर लगने वाला क्या है, बल है F2। क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों प्रतिकर्षित करेंगे तो इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल कहाँ होगा, F1 इस साइड में होगा, धक्का देगा। और 4 कूलाम के आवेश द्वारा Q कूलाम आवेश पर लगने वाला बल कहाँ होगा, F2 इधर होगा। अभी हमने बताया कि 2 बल एक ही बिंदु पर एक दूसरे से पर विपरीत दिशा में लगा हो तो इनका रिजल्टेंट हमने बताया था कैसे निकाला जाता है। F जो होता है बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करते हैं, घटा देते हैं, उसी तरह हम लोग को रिजल्टेंट प्राप्त होगा। तो हमें सबसे पहले दोनों बल ज्ञात करेंगे, इसके बाद बड़े वाले बल में से छोटे वाले बल को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो सबसे पहले ज्ञात करते हैं, पहले लिखते हैं 2 कूलाम और पहले देखिए इतना भूल जाते हैं, पहले इतना देखते हैं। अच्छा ये दूरी कितना होगी, बीचों बीच होगा तो ये दूरी होगी 1 मीटर। कहाँ है कि बीचों बीच रखा गया है तो ये टोटल दूरी कितना हो जाएगी 1 मीटर, और ये भी दूरी कितना होगी 1 मीटर हो जाएगी, होगी ना। इसके बाद देखते हैं जब 2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे गया हो तो हमने बताया था F बराबर फार्मूला क्या है, तो ऐसे लिख लेते पहले 2 कूलाम व Q कूलाम के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल, क्यों भैया दोनों प्लस है तो दोनों प्लस है तो प्रतिकर्षण बल होगा ना। प्रतिकर्षण बल F1 बराबर क्या होगा, पढ़े फार्मूला के Q1 Q2 बटा के R का स्क्वायर। चलिए K का मान भी रहने देते हैं, कुछ नहीं करेंगे। Q1 का मान मान लेते हैं Q1 है तो 2 हो जाएगा, Q2 मान लेते हैं K है Q है बटा के R का स्क्वायर। R कितना हमारा बीच की दूरी कितना, 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 करें होगा तो उतना ही होगा, यानी कि क्या होगा 2KQ हो जाएगा, 2KQ हो जाएगा, हो गया। चलिए अब देखते हैं अच्छा 1 मिनट रुकिएगा, सॉरी इनके बीच में 1 कूलाम का दिया है आवेश, सॉरी Q कूलाम का नहीं 1 कूलाम, इनके आवेश रख दिया जाता है तो आवेश पर, अच्छा इनके बीच में 1 कूलाम आवेश लिख देना, थोड़ा सा हम भी कहेंगे गलती कहाँ से हो रहा है। इनके बीच में 1 कूलाम का आवेश रख दिया जाता है तो
आवेश पर लगने वाला, 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात। चलिए ठीक है, यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, कुछ नहीं है, बस वही है 1 कूलाम आवेश का। अच्छा सुन लीजिए फिर से, 2 कूलाम और 4 कूलाम एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर है, इनके बीचों बीच में 1 कूलाम का आवेश रख दिया, तो इन पर परिणामी बल पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले देखिए, पहले इसको भूल जाइए, बस इसको देखिए, 2 कूलाम और 1 कूलाम के बीच की दूरी कितना, 1 मीटर। तो 2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हो तो इनका फार्मूला क्या होता है, वैद्युत बल का फार्मूला पढ़ाए थे, F K Q1 Q2 बटा के r²। ये कितना हमारा है, Q1 Q2 का मान कितना, 1 है। चलिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 होगा, यानी 2 की आएगा। ठीक है, चलिए इधर आते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, 1 कूलाम और 4 कूलाम के बीच लगने वाला बल, 1 कूलाम व 4 कूलाम के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण बल F2 बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटा के r का स्क्वायर। K का मान रहने देते हैं, अभी रखेंगे नहीं, बाद में रख लेंगे। Q1 का मान 1, Q2 का मान 4 कूलाम। देखिए बस इतना रखना हमको, 1 मीटर 2 आवेश है ना, 1 कूलाम और 4 कूलाम एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी, तो पहला Q1 दूसरा Q2 हो जाएगा, बटा के बीच की दूरी कितना, 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, तो कितना आ जाएगा टोटल 4K। तो 1 कूलाम आवेश पर लगने वाला परिणामी बल क्या होगा, देखिए F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, तो लिखेंगे 1 कूलाम पर लगने वाला परिणामी बल, परिणामी बल क्या होगा, हमने कहा था जो बड़ा हो उसमें छोटे वाले को हटा देंगे। 4 के हैं, 2 के हैं, तो बताइए F2 बड़ा है ना, तो F2 में से क्या करेंगे, F1 को घटा देंगे, तो F2 कितना हमारा 4 के हैं, F1 कितना हमारा 2 के हैं, 4 में से 2 क्या, तो कितना हो गया 2 के हो गया। K की मान रख देते, K का मान कितना होता है, 9 × 10 पावर 9 हो गया, तो कितना हो जाएगा हमारा 18 × 10 पावर 9। ये बल है तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। ठीक है, अच्छा दिशा पूछेगा तो क्या होगा, तो याद रखिएगा F2 बड़ा है कि F1 बड़ा है, तो F2 बड़ा है ना, तो F2 की दिशा किधर है, इस साइड में है, तो याद रखिए, तो इनका परिणामी बल की दिशा क्या होगा, परिणामी बल की जो दिशा होगी वो क्या होगी, F2 किधर लगाए, 2 कूलाम की ओर ना, 2 कूलाम की ओर। चलिए कभी दिशा पूछ दे तो याद रखिएगा कितना लगेगा, 18 × 10 पावर 9 न्यूटन का बल लगेगा, लेकिन किधर लगेगा, 2 कूलाम की ओर लगेगा। चलिए अभी एक क्वेश्चन है इसमें, कह रहा है 4 कूलाम पर कितना बल लगेगा, पहले इतना कर लीजिए आप लोग, फिर बताते हैं 4 कूलाम पर कितना बल लगेगा। चलिए कर लीजिए पहले, हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मिटा देते हैं यहाँ से। ठीक है, अब ये बात समझ में आ रही ना, चलिए बैक करके उतार लीजिएगा। ठीक है, बैक करके आप लोग ना समझ आए तो एक बार वीडियो को पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वो तो अपने ऊपर है, आराम से एकदम बिल्कुल आराम से बैठ कर कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है, यह भी बताइए कि 4 कूलाम पर कितना बल लगा है। चलिए फिगर वही होगा। देखिए कह रहा है कि 2 कूलाम है और 4 कूलाम है, इनके बीच में बीचों बीच में कितना है, 1 कूलाम आवेश रखा गया है, इनके बीच की दूरी कितनी है टोटल, 2 मीटर है। चलिए 2 मीटर है। देखिए पहला याद रखिएगा, 4 कूलाम की बात हुई ना, तो देखो 2 कूलाम क्या करेगा, 4, अगर इसको बीच को छोड़ देते, पहले छोड़ देते, हटा देते हैं, मान लेते कि इसको ये नहीं है, मान लेते ये नहीं है, अभी नहीं है,
2 कूलाम क्या करेगा, 4 कूलाम को धक्का देगा बाहर की ओर, क्योंकि भैया दोनों क्या है प्लस है, तो प्लस वाला को क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा। तो इसके द्वारा लगा बल क्या होगा, F1 मान लेते हैं। फिर 1 कूलाम भी है बीच में, ठीक है, इसके बीच की दूरी कितना है, 1 मीटर है। तो 1 कूलाम भी तो प्लस है, ये भी प्लस है, तो ये भी क्या करेगा, बाहर की ओर धक्का देगा। तो 1 कूलाम द्वारा 4 कूलाम पर लगा बल क्या होगा, F2 होगा ना। चलिए देखते हैं। अच्छा ये देखिए 2 कूलाम है, तो 2 कूलाम द्वारा 4 कूलाम पर लगा बल क्या होगा, F1 इसी साइड में होगा। 1 कूलाम 4 कूलाम को धक्का देगा बाहर की, तो F2 भी क्या होगा, इसी साइड में होगा ना। तो ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा सा। 2 कूलाम आवेश द्वारा 4 कूलाम पर लगा बल, 4 कूलाम पर लगा प्रतिकर्षण बल प्रतिकर्षण बल क्या होगा, F1 मान लेते हैं। तो K Q1 Q2 बटा के R का स्क्वायर से फार्मूला निकालेंगे। K का मान रहने देते हैं, Q1 का मान कितना है 2, Q2 का मान 4, बीच की दूरी कितना है 2 मीटर, 2 का स्क्वायर, तो 2 गुना के 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2K हो गया। चलिए इसको समीकरण नंबर रहने देते, छोड़िए। इसी तरह क्या होगा, 1 कूलाम द्वारा 4 कूलाम पर लगा बल क्या होगा, F2 होगा। 1 कूलाम आवेश द्वारा 4 कूलाम आवेश पर लगा बल, आवेश पर लगा बल F2 बराबर कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर से। K का मान रहने देते, Q1 का मान कितना है 1 है, Q2 का मान कितना है 4 है, तो बटा के R का स्क्वायर कितना होगा, अब इतनी दूरी है बस, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4K हो गया। तो 4 कूलाम पर लगा परिणामी बल कितना होगा, तो लिख लेंगे यहाँ पर 4 कूलाम पर लगा परिणामी बल F क्या होगा, देखो हमने कहा था जब 2 बल एक ही दिशा में लगा हो तो इनका परिणामी क्या होगा, इनके जोड़ के बराबर होगा। तो F बराबर क्या होगा, F1 प्लस F2 के जोड़ के बराबर होगा। F1 कितना हमारा 2K है, F2 कितना है 4K है, तो कितना होगा 4 2 6 K का मान कितना होगा 9 × 10 पावर 9 हो जाएगा, 9 6 का 54 हो जाएगा, 10 पावर 9 न्यूटन का बल लगेगा। आई बात, देखिए आप लोग के बुक में कम से कम 6-7 क्वेश्चन इस प्रकार के मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जब क्वेश्चन लगाएंगे पूरा हम लोग एक से जितने भी क्वेश्चन होंगे और कुछ रिफ्रेश बुक ही लगाएंगे हम लोग, अच्छे खासे बुक, तो जब लगाएंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को 2 4 या 5 मिल जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले यहाँ तक कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बल्कि बढ़िया रहेगा और हमेशा के लिए गैलरी में सेव भी हो जाएगा, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए, वैद्युत क्षेत्र। चलिए हो गया, हेड डाल दे वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड
देखिए वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। हम लोगों ने मैग्नेट वगैरह देखा होगा। मैग्नेट को लेके पहले बताते हैं, सुनिएगा। मान लेते कोई मैग्नेट है और एक मान लेते कील है, ठीक है, कील है। तो क्या करते हैं, बचपन में हम लोग किए भी होंगे कि मैग्नेट को लेते हैं और कील को क्या करते हैं, यहाँ रख देते हैं, फिर इसको चिपकाते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर था तो चिपक गया, यहाँ पर था चिपक गया। कुछ ऐसी भी दूरियाँ आ जाएगी जिससे कि इसके बाद वो चिपकना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर न समझे तो सुनो। अगर मान लीजिए कि हमारा एक मार्केट है, ठीक है। अगर मार्केट तक हमारा नाम है कि चलो भाई मार्केट तक, मतलब कुछ भी चीज़ें मांगता हूँ मार्केट तक मिल जाता है, चलो उधार मिल जाता है। अगर मान लेते हैं हम 100 मीटर की दूरी पर या आधा किलोमीटर की दूरी को मान लेते हैं कि हमने कुछ चीज़ मांगा तो किसी से संबंध है, जानता पहचानता है, अगर एरिया है हमारा तो वो सामान वो हमको दे देगा। लेकिन बोल दिया जाए कि 10 किलोमीटर तक जाइए भैया कोई सामान लेके आइए और हमारा नाम बता देना, वो देगा नहीं देगा। तो जहाँ तक हमारी एरिया हो, एरिया को हम समझ रहे हो ना, जहाँ तक हम लोग का आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हो जाए, यानी जहाँ तक वो क्या करता हो, खींच ले। यानी ये क्या मैग्नेट का एक एरिया हो गया ना, यहाँ तक किसी चीज़ को क्या करता है वो खींच लेगा। तो सुनिएगा, यही आवेश है। तो आवेश क्या करेगा, एक दूसरे आवेश को अगर एक मान लेते आवेश है, तो आवेश क्या होगा, एक आवेश है दूसरे आवेश को, मान लेते इसका आवेश, इस आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, मान लेते दूसरा आवेश रखा गया है, तो इस आवेश पर वैद्युत बल लगता हो, यानी इस आवेश के द्वारा इस पर वैद्युत बल लगता हो, या फिर ये क्या करता हो, वैद्युत बल का अनुभव करता हो, तो उसे क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र। तो वह आवेश या आवेशों का, या किसी लिख सकते किसी आवेश या आवेश के समुदाय का वह क्षेत्र जहाँ तक किसी अन्य आवेश पर वैद्युत बल का क्या करता हो, अनुभव करता हो, उस हम लोग इस एरिया को क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। चलिए लिख लेते हैं, लिख लीजिए। किसी आवेश पर, किसी आवेश या किसी आवेश या आवेश समुदाय का वह क्षेत्र जहाँ पर रखे अन्य आवेश, जहाँ पर रखे अन्य आवेश, जहाँ पर रखे अन्य आवेश, जहाँ पर रखे अन्य आवेश पर वैद्युत बल का अनुभव होता हो, उसे उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ में बात आ रही है? कोई आवेश हो या फिर आवेश का क्या हो, समूह हो, जहां पर रखे अन्य आवेश पर क्या लगे, वैद्युत बल का अनुभव हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर क्या हो, वैद्युत, इस पर बल लगे, या तो आकर्षण लगे या तो प्रतिकर्षण, इस पर। तो उस आवेश को क्या बोलेंगे, उस आवेश को क्या बोलेंगे हम लोग, उस आवेश का क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, यानी किसी आवेश या आवेश समुदाय का वह क्षेत्र जहाँ ऐसे कर लीजिएगा, जहाँ तक, ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सी ठीक से लिख लीजिए थोड़ा सा, जहाँ तक किसी अन्य आवेश को रखने पर उस पर वैद्युत बल का अनुभव हो,
उसे उस आवेश का उसे उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बस इतना ध्यान सुनिए, क्षेत्र कहते हैं। अगर ये आवेश इसको या तो आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा, जहाँ तक करेगा वो पूरी एरिया क्या होगी हमारी, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगी। कहलाता है, होगी। यानी किसी आवेश या आवेश समुदाय का वह क्षेत्र जहाँ तक किसी अन्य आवेश को रखने पर उस पर वैद्युत बल का क्या हो, अनुभव हो, तो उसे उस आवेश का क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आई बात समझ में? यानी एरिया ही क्या कहलाती है, वैद्युत क्षेत्र कहलाती है। चलिए, हिंडले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिएगा, हिंडले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए। अच्छा, इतना बात समझ कि वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। मान लेते कोई आवेश है, Q है, इसका ये वैद्युत क्षेत्र है। देखो, मान लेते ये अन्य आवेश Q1 है, Q2 है, Q3 है, समझ रहे ना, Q4 है, ऐसे रखे हुए हैं। तो हम कह लेंगे, देखो हमने कहा था कि ये क्या होता है, जितनी दूरियां नज़दीक होगी, मान ली हमारी नज़दीक कोई है तो हमारी, मान लेते हैं कि, सुनिए यहाँ सुन लीजिए, अगर कोई लड़का है, और ये लड़की है, तो ये जितना नज़दीक रहेंगे इनके बीच का जो प्रेम है वो बहुत ज़्यादा होगा। जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएगी उनके बीच का प्रेम जो होगा वो क्या करने लगेगा, घटने लगेगा। यानी इनके बीच का आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल क्या होगा, धीरे धीरे घटने लगेगा। ऐसे इन दोनों के बीच आकर्षण ही होगा। अगर दो आवेश हो, अगर दोनों प्लस हो या फिर दो प्लस या माइनस हो, तो यानी सुनिए, यानी कि पढ़े होंगे कि फोर्स का मान दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी बढ़ने पर बल का मान क्या होगा, घटना शुरू हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि अगर बात किया जाए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर क्या होगा, फिर कम हो जाएगा, इससे कम, फिर कम, नहीं सबसे कम हो जाएगा, इसके पार हो जाएगा तो नगण्य हो जाएगा। आ रही बात समझ में? यानी कि दूर, अगर कोई आवेश है, इसके बगल में कोई आवेश रखा गया है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसके वाला फिर इससे कम होगा, कम होगा। समझ रहे हो ना? यानी कि दूरी बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, घटता है। लेकिन कितना घटता है, कितना ज़्यादा है, कम है, तो पता चल जाएगा। लेकिन कितना है, अगर बात करें कि किसका ज़्यादा है, कितना किसका कम है, तो पता कर लेंगे भैया। जिसका नज़दीक होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और जो दूरियाँ ज़्यादा होगी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। लेकिन कितना कम होगा, कितना कम या कितना ज़्यादा होगा, ये जानने के लिए एक राशि बनाएगी। वह राशि कौन, हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिख लीजिए। अगर डिफिनीशन लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह भौतिक राशि है जो हमें वैद्युत क्षेत्र का मान बताती है। आई बात सुनने।
यानी कितना कम है कितना ज़्यादा यह बताने के लिए एक राशि बनाई गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आता है ना? यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो भौतिक राशि है जो हमें वैद्युत क्षेत्र का मान बताती है। अब किस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे? देखो वैद्युत क्षेत्र जहाँ पर ज्ञात करना होता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मान तो कोई आवेश है, इसका हमें वैद्युत क्षेत्र मान लेते हैं, इसके बीच में कोई आवेश Q नॉट रखा है। Q नॉट को बोलते हैं परीक्षण आवेश, परीक्षण धन आवेश। अब ये परीक्षण धन आवेश क्या है इधर बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। यह अत्यंत बहुत ही छोटा, या बोल सकते हैं यह अत्यंत छोटा आवेश होता है जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। यह क्या करता है? इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करता है? अनुभव करेगा। आ रही बात सुन में? परीक्षण धनावेश क्या होता है? परीक्षण धनावेश अत्यंत ही छोटा आवेश होता है जिसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। यह किसी अन्य वैद्युत क्षेत्र का क्या कर सकता है? अनुभव कर सकता है। बात समझ ना? उसे क्या बोलते हैं? परीक्षण धनावेश बोलते हैं। यानी कि यह चाहेगा तो खींच लेगा इसको, लेकिन ये वाला इसको चाहेगा तो खींच नहीं पाएगा। यह इस पर फोर्स लगा सकता है लेकिन यह फोर्स इस पर नहीं लगा सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है? यानी कि परीक्षण धनावेश, देखिए होता क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस बिंदु पर ज्ञात करनी होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस बिंदु पर ज्ञात करनी होती है वहाँ पर कोई धन परीक्षण धनावेश रखते हैं, और परीक्षण धनावेश पर लगा बल और Q नॉट परीक्षण आवेश के अनुपात को ही बोलते हैं क्या? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। अगर हम बात करें पहला पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा? इस पर लगने वाला बल E बराबर लगने वाला बल और क्या होगा? Q नॉट के अनुपात के क्या होगा? बराबर होगा। यानी अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, वैद्युत बल। या डिफिनीशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण धनावेश धन आवेश या परीक्षण आवेश भी बोल सकते हो, परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल और परीक्षण धनावेश या परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं? उस बिंदु पर जहां पर ज्ञात करना हो, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से बताते हैं इस बात को, सुनिएगा, इसको थोड़ा मिटाते हैं, फिर से बताते हैं थोड़ा सा। हमने कहा था कि कोई आवेश होगा, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। मान लीजिए इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है कितना है, तो इसके लिए क्या करते हैं, जहाँ पर ज्ञात करना होता है वहाँ पर एक परीक्षण आवेश, इसको बोलते हैं क्या? परीक्षण धनावेश। अब परीक्षण धनावेश होता क्या है? यह अत्यंत छोटा आवेश होता है, अत्यंत छोटा आवेश होता है, छोटा आवेश होता है, और इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? नहीं होता।
नहीं होता। यह क्या करता है, इसके यानी दूसरे के लिख सकते हो, यह क्या करता है, दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या करता है, अनुभव करता है। बात समझ ना, यानी खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न नहीं कर सकता है, यह इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का अनुभव कर सकता है, लेकिन यह खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं उत्पन्न कर सकता। आई बात समझ में। तो हमने कहा देखिए, तो इस आवेश पर देखिए, इसके द्वारा इस आवेश पर लगा बल, लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के का जो अनुपात होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो अगर लिखना हो, डिफिनेशन लिखना हो तो क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण धनावेश पर लगने वाला वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। आई बात समझ में। चलिए इसकी एक परिभाषा और बनती है, चलिए एक परिभाषा और बनेगी, देखिए कैसे। हमने पढ़ा था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला फार्मूला क्या, ई बराबर क्या होता है, यव बटा के क्यू नॉट, यही ना। अगर हम बात करें, यदि हम इसमें क्या रख दें, यदि क्यू नॉट का मान रख दें 1 कूलम, ठीक है, तब क्या होगा, ई का मान क्या होगा, एफ के बराबर होगा। यानी कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे परीक्षण धना आवेश 1 कूलम, परीक्षण धना आवेश पर लगा बल ही क्या कराता है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कराता है। लिख सकते हैं, यानी एकांक वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कराता है। लिख लीजिए, वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल ये क्या कहलाता है, बल ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, तीव्रता कहलाता है। हो गया इतनी बातें, 2 डिफिनीशन समझ में आई। एक तो इस यहाँ से डिफिनीशन से फार्मूले से दे सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे परीक्षण आवेश, ये परीक्षण आवेश है, ठीक है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। या एक डिफिनीशन और रख सकते हैं कि क्यू नॉट का मान 1 कूलम रख दे तो ई का मान जो होगा एफ के बराबर होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे एकांक मतलब 1 कूलम आवेश पर लगने वाला बल ही उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की क्या कहलाएगा, तीव्रता कहलाएगा। इतनी बातें समझ आई। अब इसका पूछता है मात्रक और बीमा पूछेगा, तो यहाँ से देखिए मात्रक निकल जाएगा, यहाँ से मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, अगर बात करें मात्रक, तो मात्रक जो होगा न्यूटन प्रति कूलम होगा। हो गया। चलिए अगर बीमा की बात करें तो क्या होगा, बल का बीमा क्या होगा, बीमा की बात करें, बीमा क्या होगा, तो बल का बीमा क्या होता है, mL/T/2 हो गया। आवेश का मान क्या, आवेश का बीमा क्या होता है, AT। तो जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा mL/T/3A/-1 हो जाएगा। अच्छा दिशा कहाँ होगी, अगर दिशा की बात करें तो याद रखिएगा, दिशा जिधर वैद्युत बल की दिशा होगी उधर ही क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगा, यानी कि वैद्युत बल की दिशा में।
अगर बात कर लें, यहाँ बता देते हैं हम लोग को, अगर मान लेते हैं कि परीक्षण धनावेश या कोई आवेश है प्लस क्यू आवेश है, तो परीक्षण धनावेश से भी प्लस है, तो बाहर की ओर वैद्युत बल कहाँ लगेगा, बाहर की ओर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहाँ लगेगा, बाहर की ओर। अगर यही माइनस क्यू होता, अगर ये क्यू नॉट रखा होता तो बल इधर लगता, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या लगता, इधर ही लगता। आई बात समझ में आ रही है। यानी वैद्युत बल की जिधर दिशा होगी उधर ही क्या होगी, हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स की दिशा होगी। चलिए इतनी बातें समझ में आई। चलिए अब हमारा पूछता है दो आवेशों के बीच संतुलन की अवस्था कब होगी। देखिए बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आते हैं, इससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, तो बड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पूरे सिलेबस में पूरे अंक की जितने भी होंगे इसी पर आधारित होंगे। पूरे आधे से अधिक नहीं तो कम से कम 15-20 क्वेश्चन जो भी होंगे सब कहाँ होंगे, इसी पर आधारित होंगे। ठीक है, चलिए हेड डालिए, दो आवेशों के बीच संतुलन की अवस्था। चलिए थोड़ा सा इंक में डाल लेते हैं, थोड़ा सा चल नहीं रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। चलिए हेड डालिएगा, दो आवेशों के बीच संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था, दो आवेशों के बीच क्या होगा, संतुलन की अवस्था। यानी संतुलित कब होंगे, दो हेडिंग कर लीजिए, दो कॉलम कर लीजिए। ऐसे एक तरह लिख लो समान प्रवृत्ति के हों, समान प्रवृत्ति के हों, दूसरा असमान प्रवृत्ति के हों। देखिए अगर मान लें समान प्रवृत्ति का मतलब होता है दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे, असमान का मतलब होता है एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा। इतनी बात समझिएगा पहले, तो हो गया। अगर मान लेते हैं Q1 है Q2 है, एक दूसरे से r दूरी पर है, मान लेते r दूरी पर रखेंगे, एक दूसरे से r दूरी पर रखें, तो पूछा जाता है कि अन्य आवेश Q को कहाँ पर रखा जाए कि संतुलन की अवस्था पर। मान लेते हैं कि तीसरा आवेश, दो आवेश है, कोई तीसरा आवेश है Q है, कहता है कि दो आवेशों के बीच में या फिर इसके बगल में कहाँ पर इसको रखा जाए कि संतुलन की अवस्था में आ जाए। ठीक है, यानी कि आवेश क्या हो, संतुलन की अवस्था में हो। तो याद रखिएगा, पहला पॉइंट याद रखिएगा, बस दिखा देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, या लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके बाहर मान लेते हैं आवेश को रखते हैं, इधर कहीं रखते हैं, तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसके द्वारा लगा बल कहाँ होगा, F1 इस साइड में होगा।
मान लेते हैं इसके बीच में लगा बल क्या है, F1 है। इसके द्वारा इस पर लगा बल है, मान लेते हैं F2 है। इसके द्वारा बल F1 है, इसका बल क्या है, F2 है। तो इसके द्वारा इस पर लगा बल क्या होगा, F2 भी होगा इस साइड में, क्योंकि ये भी प्रतिकर्षित करेगा, इसको हटाएगा, ये भी हटाएगा, तो दोनों की दिशा एक ही दिशा में हो गई। तो क्या कभी जो अगर मान लेते हैं, सुनिएगा पहले, अगर मान लीजिए खड़े हैं हमें, तो किसी ने हमको इधर ही धक्का दिया, 5 न्यूटन से धक्का दिया या 10 न्यूटन से धक्का दिया मान लेते हैं, किसी ने पकड़ कर हमको इधर से धक्का दिया, दूसरा आदमी है जो खड़ा है वो भी हमको धक्का दिया इस साइड में, तो दोनों अगर धक्का हमको दे रहे हैं तो हम गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे, गिरेंगे ना। अगर कह दें कि एक धक्का इस साइड से 5 न्यूटन का दे और दूसरा धक्का इधर 5 न्यूटन से दे, तो 5 न्यूटन से दोनों तरफ दे तो क्या कहीं हिलेंगे हम, यानी कि हम कहलाएंगे संतुलन की अवस्था में। आई बात समझ में? तो होगा क्या, अगर दोनों एक ही दिशा में आ जाएं तो दोनों जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे तो संतुलन की अवस्था में नहीं होंगे। अगर इधर भी वही रखेंगे तो इसके द्वारा उधर लगेगा, वो भी लगेगा। बात समझें? तो इधर भी क्या, अगर आवेश को रख देंगे तो वही बात होगी, F1 इसी साइड में होगा और F2 भी क्या होगा, इसी साइड में होगा। आई बात? तो संतुलन की अवस्था में अगर दो आवेशों के बाहर कहीं रखा जाए तो संतुलन की अवस्था नहीं होगी। लिखना चाहे तो अपनी भाषा में लिख लीजिएगा, नहीं होगी। दूसरी बात है, याद रखना, अगर दो आवेश समान प्रवृत्ति के हों, अगर इनके बीच में कहीं रख दिया जाए तब देखिएगा, इसके द्वारा इस पर लगा बल क्या होगा, F1 इस साइड में होगा, इसके द्वारा इस पर लगा बल क्या होगा, F2 इस साइड में होगा। हाँ या ना? हमने कहा था, फिर वही बात हो गई कि कोई धक्का इस साइड से दे रहा है, कोई धक्का इस साइड से होगा। अगर ये दोनों बल आपस में बराबर हो तो संतुलन की अवस्था में होगा कि नहीं? तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीच में क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। तो क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। यदि आवेश को बीच में रखा जाए, यानी कि मतलब क्या होगा यहाँ पर, तब परिणामी बल क्या होगा, 0 हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पर परिणामी बल 0 हो जाएगा, इस बिंदु पर परिणामी बल 0 हो जाएगा, परिणामी बल जो होगा F जो होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 का मतलब हमें 5 न्यूटन से ये धक्का दिया, 5 न्यूटन से ये, तो दोनों का परिणामी कितना आया, 0 आया। तो परिणामी अगर 0 आ जाए, ये इस 5 न्यूटन से उधर धक्का दे रहा है, इधर दे रहा है, तो दोनों खींच रहे हैं एक दूसरे को, तो कहीं जाएगा नहीं, तो परिणामी बल 0 हो जाएगा, तब संतुलन की अवस्था में होगा। बातें समझ में आई? अगर कह दें इसमें कि मान लेते हैं कि प्लस Q1 है और दूसरा क्या है, प्लस Q2 है। अगर कह दें कि अगर इसके बाहर कहीं आवेश को रखा जाए, तो देखिए प्लस Q आवेश के कारण लगने वाला बल क्या होगा, F1 इस साइड में होगा, और माइनस Q2 माइनस है तो प्लस वाले को आकर्षित करेगा, तो F2 क्या करेगा, इस साइड में लगेगा। मान लेते इसके द्वारा F1 बल है और इसके द्वारा लगा बल क्या है, F2 है। तो बताओ, एक इस साइड में, एक इस साइड में, तो दिख रहे हैं, तो ऐसे भी पता चल गया कि अगर इस साइड में लगा हो तो इसका परिणामी क्या होगा, 0 होगा यहाँ पर। तो परिणामी क्या होगा, परिणामी F जो होगा 0 होगा, तो क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा। यानी दोनों क्या हो, प्लस माइनस में हो, यानी असमान प्रवृत्ति के हो, तो कहीं बाहर रखा जाए तो इनका जो संतुलन की अवस्था होगा, यानी कि आवेश को बाहर रखेंगे तो संतुलन की अवस्था प्राप्त होगी। तो संतुलन की अवस्था होगी, अवस्था क्या होगी, प्राप्त होगी। अगर दूसरी बात अगर रख दें, ये भी प्लस Q और माइनस Q है, आगे मान लेते हैं, इनके बीच में कहीं रख दे तो देखिएगा, प्लस Q के कारण ये भी प्लस धक्का देगा, तो ये F1 इस साइड में लगेगा। ये माइनस है, प्लस है, तो इधर बुलाएगा ना, माइनस है तो माइनस वाला क्या करेगा, इस साइड में खींचेगा। तो जब इस साइड में खींचेगा तो इसका बल क्या लगेगा, F2 भी क्या लगेगा, इसी साइड में लगेगा। तो जब दोनों बल एक ही दिशा में हो तो जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो परिणामी क्या होगा, 0 कभी आएगा, जुड़े में परिणामी कभी 0 नहीं आएगा, और परिणामी 0 नहीं आएगा तो संतुलन की अवस्था में नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो इस पर हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद आगे फिर देखेंगे क्या होगा। ठीक है, तो फिर आप थोड़ा सा इस पर थोड़ा फोकस करिएगा, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादातर क्वेश्चन आएंगे भी
तो जब सांख्यिकी हम लोग लगाएंगे तो बहुत ही यह हम लोग के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो इसलिए आप लोग इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पीछे भी है तो हमने कहा था कब अस्थाई होगा कब अस्थाई नहीं होगा, संतुलन की अवस्था में होगा कि नहीं होगा। इससे पहले हमने बताया था कि बीच में रखा जाए, बगल में रखा जाए तो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पता चल जाएगा जब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोग के साथ फिर मिलेंगे। तो फिर तक के लिए धन्यवाद।